फिर कब तक, क्योंकि आपका चौथा अटेम्प्ट था। जी जी। तो वो एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को, उन सारी चीज़ों को हैंडल किस तरह से आज का युवा करे, ये एक बड़ी बात हो गई है। इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया। तो मतलब जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता था क्वेश्चन करने का कि क्या करें क्या नहीं। जो टॉप करता है आदमी उसी के पास जाता है, जबकि आपके पास भी लोग थे जिन्होंने टॉप किया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। जितना मैं जान रहा हूँ, आप टॉपर्स के पीछे नहीं चले, क्योंकि सचिन का कोई कॉपी नहीं बन पाया, सौरव गांगुली का कोई कॉपी नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। आप क्या कहेंगी? जी, मैंने जैसे बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं अलग कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना यही चेंज लाया था कि मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स। आप आज उस मुकाम पे हैं जिसके आगे अब कोई लकीर नहीं खींची जा सकती है। प्रॉपर आईएएस हैं। कहा भी जाता है कि अब इस मंजिल की बाद कोई राह ही नहीं बची है कि आप जाए। आगे क्या करेंगी? क्योंकि अब तो लवासना हो गया, फिर मंसूरी में ट्रेनिंग, फिर भारत दर्शन और सारी चीज़ें, और मे भी पॉसिबल है कि यूपी कैडर भी मिल जाए, तो क्या रहेगा? आईएएस की परीक्षा में 9वीं रैंक लाकर गोरखपुर की नौसीन ने नायाब नगीने के तौर पर अपने जज्बे और हिम्मत से करिश्माई कामयाबी हासिल कर पूरी कायनात को मानो अपने कदमों में झुका दिया हो। नौसीन के घर की ओर से गुजरने वाले ये रास्ते, ये सकरी गलियां और इन गलियों के तंग मोड़ इस बात का बड़े फक्र से गवाही दे रहे हैं कि आज नौसीन के कारनामे से हमें भी कोई जानने लगा है, हमसे भी कोई कलेक्टर बिटिया का आशियाना पूछने लगा है। वरना हम जैसे न जाने कितने गुमनाम रास्ते, कितनी गलियां लोगों के कदमों के आहटों को सुनती रहीं, मगर कुछ कह ना पाई। मगर आज इन रास्तों, इन गलियों, इन मोड़ों को कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए, खुद पर इतराने के लिए बहुत कुछ है। उधर नौशीन का मोहल्ला और मोहल्ले में उसका मकान भी मौन ना रहा, मानो इस मोहल्ले ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया हो कि आज हमारे पास भी है वजह इतराने के लिए, हसरत बन गई है हकीकत ये बताने के लिए। चांद तारे तोड़ लाई हमारी बिटिया इस जहां को और भी रोशन बनाने के लिए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया है। मोहल्ले और मकान का नक्शा तो वही है, मगर अब इसका रुतबा बदल गया है। दोस्तों नमस्कार। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है, यानी कि खुश होता है, तो उसके घर में औलाद देता है, और ऊपर वाला जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके यहाँ बेटी देता है। जी हाँ, हम एक ऐसी ही बेटी से मिलने आए हैं जिसने अपनी कोशिशों से, अपनी करिश्माई काबिलियत से अपने माँ बाप के दामन में दोनों जहान की खुशियों को डाल दिया। उसने अपने कोशिशों से आसमान से चांद तारे चुराए और उनके झोली में डाल दिया। हम इस समय मौजूद हैं AIR रैंक 9 के यहाँ, यानी कि UPSC में 9th रैंक लाने वाली नौशीन के यहाँ, और हम उनसे बात करते हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कम से कम गोरखपुर से इतनी सर्वोच्च रैंक किसी ने नहीं लाई थी, ऑल ओवर इंडिया रैंक 9। और हम सीधे इनका रुख करते हैं। नौशीन, बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। नौशीन, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से जो बातों को लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, जिसके लिए अल्फाज ना हो, वो नहीं बता पाता है आदमी, फिर एक औपचारिकता ही रह जाती है महज ये। आपकी रूह समझ रही होगी, आपकी आत्मा समझ रही होगी कि क्या खुशी है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी लड़ाई होती है UPSC। इस लड़ाई में ज़हनी तौर पर भी लड़ी जाती है और फिजिकली भी लड़ी जाती है, दोनों तरफ से लड़ी जाती है। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि खुद के अलावा और खुदा के अलावा आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले शुक्रिया अपने पेरेंट्स का करना चाहूँगी। उनके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाया है।
और उसके साथ साथ मैं अपने जामिया आरसी के पीयर ग्रुप्स जिनके साथ मैंने आंसर राइटिंग की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और साथ में ही अपने भाई बहन जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ पे, मतलब हर एक स्टेप पे, सारे फेलियर्स में हेल्प की। नौशीन, क्या मानती हैं कि दुआओं के लिए तो हजारों हाथ उठते हैं, कबूल किसी एक की होती है, लेकिन ये भी नहीं जानता कि किसकी कबूल हुई है। शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका पता भी चले और आपको दुआएं भी लगें। सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में रह के पढ़ना, जैसे कि मुझे पता चला कि 2 अटेम्प्ट आपने जो प्रीलिम्स निकाले फिर मेंस दिए, गोरखपुर से ही दिए और बहुत कोई कोचिंग और इस तरह का चीज़ नहीं किया। आजकल कोचिंग क्या बड़ा ट्रेंड चला हुआ है एक तरीके का कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाके या प्रयागराज में जाके तो बड़ा मुश्किल सा है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं कोचिंग कल्चर बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, स्कूल्स में भी मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मैं ज़्यादा कोचिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मतलब उनके कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं फ्रीली, वो यूज़ कर सकते हैं और बाकी साथ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह उनकी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं फुल फ्लेजेड कोचिंग प्रोग्राम का उतना नहीं मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। 24 साल की उम्र है और 2024 है। 24 साल की उम्र में अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आज से 15-20 साल के बाद कैबिनेट की आप प्रमुख सचिव हो सकती हैं, क्योंकि जितने कम उम्र में सिलेक्शन होता है चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आज मोदी जी से लोग मिलने के लिए परेशान हैं, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा 4 बार वो आपको फ़ोन करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से सारा सारा सिस्टम है। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप तो प्रॉपर IAS तो हो ही गए, जिला में कलेक्टर बन के आएंगी आज नहीं कल, तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, क्या लग रहा है? हाँ, एक्चुअली जब मतलब ऐसे सिंक हो गया कि हाँ रैंक 9 आई है, तो उसके बाद से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग गई कि अब पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का जो है सारी चीज़ें वो मेरे ऊपर आएंगी और मुझे बहुत सही डिसीजंस लेने होंगे उस टाइम पे। तो हाँ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती है। वैसे सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के इंटरव्यूज में अक्सर महिलाओं का जब जिक्र किया जाता है और कोई महिला अगर कामयाब होती है, सफल होती है, तो सवाल ही यही होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे, नारी उत्पीड़न के लिए क्या करेंगे। तो मेरा भी समझ लीजिए कि वैसा ही सवाल है। और अगर कल को आप मतलब DM बनेंगी तो क्या करेंगे ऐसा कुछ कि मतलब थोड़ा सा लीक से हट के हो, और वास्तव में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले जितनी भी गर्ल्स होंगी, जितनी भी लड़कियां होंगी डिस्ट्रिक्ट में, वो एक फॉर्मल एजुकेशन ले। उसके साथ साथ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं ले, उनकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मतलब उसके लिए स्कूल्स में मैं कोशिश करूँगी कि इतनी अच्छी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ही हो कि आगे चल के उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जॉब पाने में या किसी भी तरीके की। उसके साथ साथ हाँ, विमेन सेफ्टी पे भी मैं काम करना चाहूँगी। बिल्कुल सही है, विमेन सेफ्टी में काम करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप उन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सशक्त देखेंगे जिनसे उनका घर चलता है। यानी कि अगर आप स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ पे वुमेन्स काम करती हैं, सम्मान तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर होती है, तो सम्मानित तो अपने आप वैसे ही हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप तैयारी करी थी 2 अटेम्प्ट में, मतलब प्री निकला, फिर मेंस दी, फिर प्री निकला, फिर मेंस दी, तीसरे अटेम्प्ट में शायद आपका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। वो जब आदमी टूटता है, वो गिरता है, तो उसके बाद संभलना और फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। किन ताकतों ने फिर से आपको आज उठाया? हाँ, मतलब प्रीलिम्स फेलियर के बाद जब 3rd अटेम्प्ट में नहीं हुआ और कॉन्टिन्यूस फेलियर्स देखने के बाद, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे मेंटल इश्यूज जो हो जाते हैं, एंजाइटी वगैरह, वो थोड़ी सी फेस की थी। पर जब मैं जैसा बताया कि मैं जामिया RCA में थी, तो वहाँ पे जो मेरा पीयर ग्रुप था उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि इस स्टेज से बाहर आने में। उनके साथ मैं जो भी मेरी कमियां थी, जो मेरे अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा था सिलेक्शन, उन पे काम किया, उनके साथ नोट मेकिंग की, आंसर राइटिंग की, और इस वजह से ही आज ये पॉसिबल होता है। नसीम, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान इस UPSC के चक्कर में, क्योंकि वो जो लाल बत्ती का जो रुतबा होता है, अभी मैं आ रहा था आपके घर, लोग मतलब मैं मेडिकल कॉलेज से मुड़ा हूँ, गाड़ी रोका हूँ, ये भी नहीं लोगों ने पूछा कि कहाँ जाना है, बस वो सीधे वो रास्ता बता दिए कि मैडम का घर वो है। तो वो जो एक दिमाग में चलता है कि नहीं UPSC तो नहीं, इसके बाद जिंदगी खत्म। एक सुसाइडल
तरीके का लोग कदम भी उठा लेते हैं जिनका नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसके साथ साथ भी प्लान बी भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है जीने के लिए? जी मैं प्लान बी मेरा जो था वो स्टेट सर्विसेज थी, तो एक प्लान बी रखना मैं कहूँगी कि एक वाइज चॉइस होगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि प्लान बी है हमारे पास तो प्लान ए पे 100% काम ना किया जाए। लेकिन प्लान बी होना चाहिए। जी, क्योंकि निश्चित तौर पर दर्शकों अगर प्लान बी नहीं होगा तो वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी का माहौल आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है नौशीन की एक चीज आती है और वो है भी, माननी भी चाहिए सबको, माध्यम की बात, मीडियम की बात है। इंग्लिश मीडियम नो डाउट बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं, वहीं हिंदी के कंपैरिजन बहुत ही कम, परसेंटेज भी अगर देखा जाए तो पॉइंट में आता है, कभी कभी 1 या 2% हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अपनी अभिव्यक्ति की शैली जो है, माध्यम चाहे जो भी हो, उसमें बहुत ही पुख्ता बनने की जरूरत है। माध्यम तो खैर बाद में आता है। क्या कहेंगे आप? जी मैं कहूँगी अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तो आपका मीडियम जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो कंटेंट है उस पर काम करें, तो किसी भी मीडियम में काम करें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, उस पर काम करना ज़रूरी है। जनरल स्टडीज की बात आती है, चाहे वो फिल्म्स की बात हो, सीसेट की बात, सीसेट में तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, फिल्म्स के लिए आपका सेकंड जो पेपर है उसके, फिर मेंस में भी जनरल स्टडीज का, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रिडिक्टेबल कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स नहीं है। उसके लिए बच्चे क्या करें कि हाँ वास्तव में यार इतना कर लो या ऐसे से कर लो, तो क्योंकि देखिए जो टॉप करता है आदमी उसी के पास जाता है, जबकि आपके पास भी लोग थे जिन्होंने टॉप किया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। जितना मैं जान रहा हूँ आप टॉपर्स के पीछे नहीं चले, क्योंकि सचिन का कोई कॉपी नहीं बन पाया, सौरव गांगुली का कोई कॉपी नहीं बन पाई, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। आप क्या कहेंगी? जी मैंने जैसे बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं अलग कुछ बोलूँ तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपना यही चेंज लाया था कि मैं डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी और जो सिलेबस के टॉपिक्स थे उन पे नोट करती जाती थी कि हाँ मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये 2 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं जो मैंने न्यूज़पेपर से पढ़े। इसकी वजह से जो मेरा आंसर्स थे वो बाकी बच्चों से अलग हो गए, क्योंकि बाकी बच्चे कोचिंग की कंपाइलेशन पढ़ के आ रहे थे। यानी मानती हैं कि कुछ भी मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो अलग नहीं करते हैं, बल्कि अलग तरीके से करते हैं उसी काम को। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अच्छा, आप आज उस मुकाम पे हैं जिसके आगे अब कोई लकीर नहीं खींची जा सकती है, प्रॉपर IAS हैं। कहा भी जाता है कि अब इस मंजिल की बाद कोई राह ही नहीं बची है कि आप जाए, आगे क्या करेंगी? क्योंकि अब तो लवासना हो गया, फिर मंसूरी में ट्रेनिंग, फिर भारत दर्शन और सारी चीज़ें, और मे भी पॉसिबल है कि यूपी कैडर भी मिल जाए, तो क्या रहेगा? मैं ये कहूँगी कि ये तो स्टार्ट है, मैं ये नहीं कहूँगी ये एंड है। यहाँ से तो बहुत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना है, तो मैं इसको एंड नहीं देखती हूँ। मैं मतलब ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, ये आगाज़ है जी। तो इससे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से काम करूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है नौशीन, ये लगता है कि जब इंसान, एक तो होता है कि खामोशी से आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये ऐसी मेहनत है जो बहुत दिनों तक खामोश नहीं रह पाती है। रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ग्रामीण ही है, फाजिल नगर की आप रहने वाली हैं, और आपके पिताजी मतलब यहाँ पे आकाशवाणी में बड़े पद पे स्टेशन डायरेक्टर के तौर पर काम भी करते थे। तो ये बताइए कि वो आंखें पूछती होंगी, खोजती होंगी, सवालात भी कई सारे होंगे कि आखिर कब तक, क्योंकि आपका चौथा अटेम्प्ट था। तो वो एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को, उन सारी चीज़ों को हैंडल किस तरह से आज का युवा करे, ये एक बड़ी बात हो गई है। इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया, तो मतलब जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता था क्वेश्चन करने का कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बाकी तो मैंने बोला जैसे कि मैं जामिया आरसीए में थी, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग तैयारी कर रहे हैं, हर स्टेज पे बच्चे हैं, प्रीलिम स्टेज पे, मेन स्टेज पे, इंटरव्यू स्टेज पे, तो वहाँ उतना फील नहीं होता है प्रेशर। तो दोस्तों हम साथ में बात करेंगे कि इनके वालिद से, इनके पिताजी से। आप माइक दे दीजिए जी। बहुत बहुत मुबारक हो, और ऊपर वाले का कहीं ना कहीं ये दुआएं बरस रही हैं आपके घर में। धन्यवाद। और लगातार मैं देख रहा हूं कि मीडिया हाउसेस का यहाँ पे तांता लगा हुआ है आपसे मिलने के लिए। आप खुद एक अच्छे पोस्ट पे थे, एक फोन आता है, पता चलता है कि सिलेक्शन तो हो गया, कुछ ऐसी बातें होती हैं, आंखों में खुशियां दिखाई देती हैं, कुछ लोग रोते भी हैं।
आप कैसा उस समय महसूस किए होंगे? क्योंकि मुझे वो एक लाइन याद आ रहा है कि कहीं मतलब मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर कहीं छलक ही ना जाए। नहीं, हमको आज सुबह मतलब कल सुबह हमको मालूम हो गया था, आगे भी गया था कि आज 1:30-2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ऑफिस के लिए निकला और फिर मैं अपना कंप्यूटर खोल के यूपीएससी साइट पे मैं रिजल्ट वाले पे बैठा हुआ था। तो रिजल्ट पे हमको कहीं भी फ्लैश नहीं हुआ कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड। मैं वही साइट थी upsc.gov.in पे, लेकिन कहीं दिखा नहीं। तब तक फोन आया, घर से ही गया कि सिलेक्शन हो गया है। तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन फिर भी एक शक होता है कि भाई गलती से तो नहीं कहीं देख लिया। हाँ, सही बात है। हाँ, फिल्म भी लिख जाता है कभी कभी, बाय नेम हो भी जाता है। फिर कंफर्म कराया मैंने, फिर 5 मिनट के बाद फिर फोन किया मैंने, भाई फिर से देख के बताओ, या साफ से बताओ हुआ क्या है। हमने पूछा तो बताया इन्होंने, भाई नहीं 9th रैंक आ गई है और आप आ जाइए घर पे। तो हम चले आए। जी जी, ये कहना चाह रहा था कि रिजल्ट आया, वो सारी चीज हुई। अभी कुछ ही दिन पहले ईद जी ईद बीती है जी। और ईदी लेने की जो रवायत होती है वो तो आगे भी चलती रहती है। जी जी। क्या आपको लगता है कि इससे बड़ी कोई ईदी अपनी बेटी या किसी की बेटी अपने माँ बाप को दे सकती है? नहीं, इतनी मतलब खुशी शायद ही कभी मतलब मिली हो जिंदगी में। मेरी मतलब अभी तक इतनी लंबी में मेरी सर्विस मतलब ज्वाइन किया, बच्चे भी हुए, पढ़े भी, नौकरी भी पाए, लेकिन जो खुशी अभी मिली है वो शायद जो मेरे पीरियड में जो दिल में रही थी कि भाई मैं भी कहीं बनता, इस तरह का लेवल पे आते, जो नहीं हो पाया था, अब इसने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा ही सिलेक्शन हो गया। मतलब आपको, आप इनके वालिद हैं, उनके पिता हैं, और आपको लग रहा है कि मेरा ही अश्क कहीं ना कहीं नौसीन में नजर आ रहा है कि कभी मैं सोचा था, परिस्थितियां नहीं होंगी उस समय तक, जमाना भी अलग था, पहले जो नौकरी मिल गई कर लो और परिवार भी चलाना, ये सारी चीजें, लेकिन आज वो अक्स उभर के सामने आया है। तो कैसे देख रहे हैं इसको, अपनी बेटिया को? नहीं मतलब इस चीज को प्रिपेयर तो 5-6 साल से मैं करा रहा था इसको, क्योंकि ये 16 में जब इंटरमीडिएट किया था उस वक्त सिविल सर्विसेज के लिए भाई हमने डिसाइड किया था, इससे भी मतलब राय मांगी थी, और अपने घर वाले हमारे भाई साहब प्रोफेसर हैं उनसे भी राय मांगी थी कि भाई हमको ये भेजना है और हमें वो पीसीएम ग्रुप से हटा के हमको भी ऑनर्स कराना है, और आप लोगों की क्या राय है। तो बड़ी मिक्स थी। तो हमारे एक डायरेक्टर थे राहुल सिंह जो दूरदर्शन में थे, तो उन्होंने उनसे भी बैठ के डिस्कस हुआ, और भी 2-3 लोग थे, एक फादर और थे जिनकी लड़की आईआईटी से वो बीटेक कर रही थी, तो बीटेक कर लिया था, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला था, 2 करोड़ का पैकेज मिला था। तो वो भी बैठे हुए थे। फिर हमने कहा कि यार इस तरह का मुझको काम करना है। तो बहुत सोच विचार के, क्योंकि भाई डिसीजन लेना और फिर उसको फुल मतलब उसका डिसीजन मतलब उसका फाइनल रिजल्ट आने में, और बच्चे के ऊपर ही सब कुछ था। ये तो है नहीं कि हम लिखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उस लेवल पे भाई हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। मतलब जिस लेवल पे जितना लिखना है, कुछ लाइनें बता सकते हैं, कुछ थीम दे सकते हैं। इंटरव्यू में भी 1-8 थीम दिया हमने, और रिटर्न में भी हम बताते रहते थे कि भाई कुछ नया करो, नया लिखो, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग पावर से ही वो डिसाइड करेंगे। जो प्रोफेसर हैं वो हर साल कॉपी चेक कर रहे हैं, कम से कम जो मेंस की कॉपी होगी वो 1000 में, अगर एक सब्जेक्ट में अगर 300-400 बच्चे हैं तो 300-400 बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हो। वो जानते हैं कि कौन कहाँ से लाइन उठाया है, क्योंकि वो हर साल वही चेक कर रहे हैं। 3-4 ही लोग रहते हैं। नया करना पड़ेगा और नई थीम डालनी पड़ेगी। सबकी पढ़ो, लेकिन जो जिस्ट निकालो तो कोई न कोई नया रास्ता निकले उसमें। ये पहले हमने मतलब बताया, इस वाले अटेम्प्ट में बताया कि 2 बार जब नहीं हुआ तो ये राय मैंने दी इसको, और जो सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से सर ये गोरखपुर के लिए नायाब नगीना से कम नहीं है। इनकी ये शोहरत, इनका ये रुतबा, इनकी ये कामयाबी। एक बार फिर से आप जरा इनको माइक दे दे। एक आध क्वेश्चन और बच गया था मेरे जहन में, पूछना चाह रही थी। ये बताइए कि मुझे लग रहा है कि जब आप पीसीएम ग्रुप से थी, इंटर तक आपने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया, आगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे आईएएस ही बनना है, क्योंकि आपने बीए ऑनर्स किया, मानविकी विषय लिया। था दिमाग में था हमेशा से कि करना है, पर पाथ डिफाइन नहीं था कि कैसे करना है।
तो मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में जब मैं एंटर की थी तो मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन ठीक से करना है जो भी पढ़ाया जा रहा है। मुझे ये नहीं लगा कि उसी टाइम से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तब मेरा एक सॉलिड प्लान बना कि हाँ ऐसे करना है इस चीज़ को। अच्छा नौशीन, अंत में ये बताइए कि जब बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचता है, इंटरव्यू के जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं, जैसे लंबा जो इंटरव्यू होता है तो काफ़ी आश्वस्त हो जाता है, चलो ठीक है यार आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ऑल ओवर इंडिया में कुछ ना कुछ रैंक आएगा, लेकिन 9th पोजीशन कभी सोचा था दिमाग में? नहीं, एक्चुअली सुबह ही जब रिजल्ट आने की बात हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि कोई रैंक मिल जाए और मैं चुपचाप आराम से रहूँगी। पर रैंक कैसे आ गई कि मतलब पूरा कोई ऐसा है ही नहीं कि अलग रह सकते हैं, सबके बीच में रह करके अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने का मौका मिल जाए। उम्मीद है कि यूपी कैडर मिल जाएगा? जी उम्मीद है। उम्मीद है यूपी कैडर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में हैं आप, चीफ मिनिस्टर योगी जी भी यहीं के हैं। एमन जमाल जो 399 आई थी, IPS हुई थी, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, वो खुद गई थी मिलने के लिए क्योंकि योगी जी बुलाए थे उनको। अगर बुलावा आया ना भी आया तो आप क्या मतलब मिलना चाहेंगी, जाएंगी चीफ मिनिस्टर साहब से? जी जरूर मिलेंगी जरूर। जी, क्योंकि अपने आप में गोरखपुर के इतिहास में दर्शकों मैंने पहले ही बताया है कि इतना ऊंचा मुकाम अब तक UPSC में किसी ने हासिल नहीं किया है। और मैं अपनी बात को अंत में इसी अल्फाजों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि एक बड़े मशहूर और थोड़ा से बदनाम शायर हुआ करते थे जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब का कहना था कि ऐ बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, ऐ बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, और सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। यानी कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीना है। नौशीन के पास जिंदा रहने का बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मकसद भी है और मुझे लग रहा है कि ये मतलब आगे चल के, क्योंकि उम्र बहुत कम है, 24 साल की उम्र में आप हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है और करनी भी हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगी UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए? लास्ट वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। तो ये थी हमारे साथ गोरखपुर के नायाब नगीना के तौर पर अब माने जाने वाली नौशीन, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया IAS में 9th रैंक हासिल की है। हम इनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इसमें सिर्फ लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। अपने सहयोगी दीपक पटेल के साथ न्यूज़ वॉचिंग के लिए मैं सुनय पांडे।